Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 8th of February 2022, Tuesday. Motivation of the day is don't be pushed around by the fear in your mind, be led by the dreams in your heart. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं जहाँ पर जो पहला सेक्शन है न्यूज़ का वो बजट से रिलेटेड है. मोस्ट ऑफ दीज न्यूज़ आर एक्चुअली रिलेटेड टू बजट and their implication on economy. So what I have done, I have actually combined three news that are related to budget into one article. तो पहले आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे दीपम का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है उसको. इसके अलावा फिच ने जो इंडिया के बजट को देखते हुए जो फोरकास्ट किया है उस फोरकास्ट को भी डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट वी विल डिस्कस सम एलोकेशंस रिलेटेड टू मनरेगा, जिस पे एक्सपर्ट्स का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मनरेगा पे जो एलोकेशन हुआ है दैट आर एक्चुअली नॉट इन सिंक विद द डिमांड. तो ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो बजट से रिलेटेड है, तो इनको कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की ग्रोथ पाथ को लेकर के क्या प्रोडिक्शंस किए हैं, क्या रिक्वायरमेंट बताई है, उस पर भी न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे. थर्ड न्यूज़ जो है वो एसबीआई के योनो ऐप से रिलेटेड है और जो नियो बैंकिंग क्लब जिसमें कई सारे जो बैंक्स हैं वो ऐड हुए हैं और डेली और मंथली बेसिस पर बहुत ह्यूज अमाउंट में जो एक्टिव यूज़र्स ऐड ऑन हो रहे हैं उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे. जो हमारी आज की फोर्थ न्यूज़ है दैट इज़ वन एडिटोरियल ऑफ मिस्टर बंदोपाध्याय, जहां पर हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर उन्होंने बोला इट्स अ हाई टाइम फॉर द आरबीआई टू गो फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर न्यूज़ वी विल डिस्कस और सी सम अदर शॉर्ट न्यूज़ क्लिप्स दैट आर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट और impact of crude oil prices on D Street. Apart from it, we will also discuss the TCS backs of e-passport mandate from MEA. And the last news will be about the blockchain startup Polygon that has raised up to 3.4k crore. So let's start with article number 1 that is given on page number 4 of Business Standard. Deepam disinvestment target for financial year 23 was rupees 1.2 trillion. बजट प्रेजेंट करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम दीपम बोलते हैं, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया. डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए ये डिपार्टमेंट दीपम डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. हम ये कह सकते हैं इट्स अ नोडल एजेंसी फॉर इट. सो बजट प्रेजेंट करने से पहले एक इंटरनल असेसमेंट किया गया था और उस असेसमेंट में डिसाइड किया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए दीपम का जो टारगेट रखा जाएगा वो 1.2 ट्रिलियन डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का रखा जाएगा. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इनिशियली 1.2 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स का टारगेट रखा गया था दीपम के लिए. लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दीपम ने रिपीटेड फेलियर रजिस्टर्ड किए हैं इन ऑर्डर टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट्स ओवर द ईयर, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के अनरियलिस्टिक टारगेट को रखने से मना कर दिया था और इस पर्टिकुलर 1.2 ट्रिलियन के टारगेट को रिड्यूस करके 65,000 करोड़ कर दिया बजट में. तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था, गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था कि पिछले कुछ सालों से दीपम को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट दिए जा रहे हैं और दैट टारगेट्स आर एक्चुअली बिकमिंग अनरियलिस्टिक और इसीलिए जो दीपम है वो कंटिन्यूअसली इन टारगेट्स को अचीव करने में फेल हो रहा है. सो बाई सीइंग रिपीटेड फेलियर्स गवर्नमेंट हैज एक्चुअली स्लैश 1.2 ट्रिलियन ऑफ टारगेट टू 65,000 crore into this year budget. So to avoid the unrealistic target seen to plug the fiscal deficit. तो जो इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ था डिपार्टमेंट का उसमें ये एंटिसिपेट किया गया था कि जो बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इन सब के प्राइवेटाइजेशन के साथ इस साल का जो प्राइवेटाइज डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट होगी वो 1.2 ट्रिलियन तक की हो सकती है. हाउएवर द डिसीजन वाज टेकन टू रिफ्रेन फ्रॉम बजटिंग हायर टारगेट for Deepam, and this year government is actually allowing the department to focus on internal monitoring of all pending and
fresh proposal and taking them to their logical conclusion as per the official aware about this matter. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एम्बिशियस टारगेट सेट करने से अच्छा है कि डिपार्टमेंट को इंटरनल मॉनिटरिंग करने का समय दिया जाए, जो पेंडिंग डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। इसके अलावा जो फ्रेश प्रपोजल आए इस साल में उनको लॉजिकल बेसिस पर, रैशनल बेसिस पर ही कंक्लूड किया जाए, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड द टारगेट फॉर दीपम. And since this is break from earlier practice of higher budgeted disinvestment target, it require lot of dialogues with other departments of finance ministry, क्योंकि थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है गवर्नमेंट का वो चेंज हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत हाई डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रख रही थी इन ऑर्डर टू प्लग द फिस्कल डेफिसिट, की जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स आएंगी उससे जो फिस्कल डेफिसिट जनरेट हो रहा है उसको ओवरकम किया जाएगा। बट अब इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन है, जो जेस्चर रहा है, वो हाई डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स ना हो करके लो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स रहा है, जबकि फोकस गवर्नमेंट ने किया है इंटरनल मॉनिटरिंग पर। तो अब इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एंड देयर इज अ नीड ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ द टारगेट एज पर द ऑफिशियल, एंड दिस इज अ रिपोर्ट कार्ड व्हाट वाज द बजटेड एस्टिमेट्स एंड व्हाट वाज द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर दीपम. सो फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर के 23 का डेटा दिया हुआ है कि कितना गवर्नमेंट ने बजट में एस्टिमेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स के लिए और कितना रिवीजन किया, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो दीपम है वो अपने जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें तो 2020 में भी 1,05,000 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जो कि 65,000 करोड़ तक की डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स जनरेट कर पाया था दीपम। इसी तरह 21 के लिए 210 का टारगेट रखा गया था, जो एंड अप हुआ था 32 पे। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 1.75 के का टारगेट रखा गया था, जो कि 78 पर वाइंड अप हुआ। और इन्हीं 3 सालों की रिसीट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार का जो टारगेट है उसको रिवाइज किया है, एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द इंटरनल इवैल्यूएशन इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप द एम्बिशियस टारगेट. So breaking from past practices of higher disinvestment target require a series of dialogue with other ministries, including the finance ministry. Delay in privatization proposal have been beyond the government control. Government का ये कहना है कि जो भी डिले हो रहा है और जो दीपम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, ये डिले में बहुत सारे रीजंस हैं। लीगल हर्डल्स भी हैं, पॉलिसी हर्डल्स भी हैं, मार्केट हर्डल्स भी हैं, इकोनॉमिक हर्डल्स भी हैं। तो इन सारे हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फिलहाल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, और उन्हीं हर्डल्स को, चैलेंजेस को देखते हुए इस बार जो टारगेट है वो रिड्यूस किया गया है, एंड दीपम टू सी इंक्रीज्ड फोकस्ड ऑन इंटरनल मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पेंडिंग एंड फ्रेश प्रपोजल्स. इसके अलावा इंडिया के बजट को देखते हुए फिच रेटिंग एजेंसी जो है, जिसने रिसेंटली इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक को नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया था. इंडिया के, आपने अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि फिच ने इंडिया को कंट्रीज की जो लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है उसमें डाला था विद नेगेटिव इकोनॉमिक आउटलुक. और बजट को देखते हुए जो बजट पे जो फिच का फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग फिच का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कम जो है वो फिस्कल हेडरूम रखा है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी पॉसिबल शॉक टू ग्रोथ. As per the Fitch, if there is any shock to the economy, there is not sufficient fiscal space that has been provided by government to absorb the shock. And as per the Fitch, India's public debt GDP ratio is about 87% in financial year 21, जो कि एक मीडियन नंबर यानी 60 से ऊपर है अगर किसी भी कंट्री को BBB की सोवरेन रेटिंग चाहिए. सो वी हैव रिवाइज द आउटलुक ऑफ इंडिया रेटिंग टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल इन जून 2020, partly owing to the assumption that Fitch has taken about the impact of pandemic on public finance metrics of India. But the government has little fiscal headroom in at its current rating level to respond to positive shock to growth.
और इस बार के बजट को देखते हुए फिच ने ये भी कहा कि अगर इस बात पर बिलीव कर भी लिया जाए कि जो बजट है वो एक सर्टेन लेवल की कॉन्फिडेंस डिग्री इंक्रीज करेगा इन नियर टर्म फिजिकल आउटलुक में कुछ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, बट यस देयर इज लेस क्लैरिटी अराउंड द मीडियम टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप, दैट हाउ इंडियन गवर्नमेंट विल गो फॉर मीडियम टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप। शॉर्ट टर्म को लेकर के भले ही जो बजट है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म को लेकर के अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है एज पर द फिच। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक गवर्नमेंट जो है वो अपना फिस्कल जो डेफिसिट है उसको 4.5% तक ले आएगी। हमने डिस्कस किया था, आपको पता भी होगा जब बजट बजट पर हमने डिस्कशन किया था। तो फिच का ये कहना है कि ओके दिस टारगेट इज क्लियर, बट हाउ गवर्नमेंट विल डू दिस, व्हाट विल बी द रोड मैप फॉर अचीविंग दिस 4.5% फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 6.9, क्योंकि अभी रिसेंटली चल रहा है 6.9 और 6.8 चल रहा है, उससे कैसे गवर्नमेंट 4.5 तक लाएगी इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। बजट में बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइडेड नहीं है। द हायर फाइनेंशियल ईयर 23 डेफिसिट ऑल्सो इम्प्लाइज सिग्निफिकेंट फिजिकल टाइटनिंग बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 24 टू 26। इसका मतलब ये है जो फिच एंटिसिपेट कर रहा है कि गवर्नमेंट शायद इन दोनों और इन तीनों सालों में फाइनेंशियल ईयर्स में हाई फिजिकल टाइटनिंग पर जाएगी और दैट में डेफिनेटली हैव द इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया। और इसी लाइन में मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी लास्ट वीक इंडिया के बजट के बाद ये कहा था कि जो इंडिया जो इकोनॉमिक फिजिकल स्ट्रेंथ है इज अनलाइकली टू इम्प्रूव इन द मीडियम टर्म। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज एक्चुअली सेट द वेरी डिफिकल्ट टारगेट फॉर देयर फिजिकल डेफिसिट. So, as per Moody, it will thus remain a key credit challenge compared with the peers, even as the financial year 23 budget focus on capital expenditure will definitely spur the near-term growth, but medium-term के लिए still question mark है, क्योंकि जो ये 4.5% का टारगेट रखा गया है इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी बनी हुई है as per the rating agency. अब देख लेते हैं one other news clip that is also related to the budget. Provision and demand not in sync says expert. अगर आपने बजट डिस्कशन सुना होगा, हमने जब बजट आया था उसके अगले दिन पूरा लगभग अप्रॉक्सीमेटली बजट का ओवरव्यू लिया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि मनरेगा में जो एलोकेशन है वो इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। बट यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि विद द सेंटर इंक्रीजिंग एलोकेशन इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर टुवर्ड्स द फ्लैगशिप रूरल जॉब गारंटी स्कीम दैट इज मनरेगा, experts are saying that allocation does not match with the overall demand of the scheme. भले ही गवर्नमेंट ने मनरेगा में एलोकेशन इंक्रीज किया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये मनरेगा में एलोकेशन गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग जॉब डिमांड, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जो ये एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है दिस एलोकेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज विद द डिमांड। जितनी डिमांड बढ़ रही है, जॉब डिमांड बढ़ रही है, जॉब का प्रेशर बढ़ रहा है मनरेगा जैसी स्कीम पर, उसके प्रोपोर्शन में एलोकेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। एलोकेशन इज एक्चुअली शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द overall demand of the scheme on ground. And if we compare the allocation of Narega, if we compare it the budgeted estimates with the revised estimate as of February 1, approximately 7.7 million household wanted work with Narega have not been able to access the work. और एक नंबर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो बजट एलोकेशन है वो सफिशिएंट नहीं है डिमांड में। स्कीम में जो भी एलोकेशंस हो रहे हैं दैट आर एक्चुअली नॉट मैचिंग द ओवरऑल डिमांड फॉर द स्कीम ऑन ग्राउंड। और अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें, जब से पैंडेमिक ने इंडिया को हिट किया है, तो बजट एलोकेशन, जो बजटेड एलोकेशन है उसके बाद जो रिवाइज्ड एलोकेशन है उसमें इंक्रीज ही हो रहा है। गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनेंशियल ईयर 21 हो चाहे 22 हो, गवर्नमेंट ने बजट एलोकेशन से रिवाइज जो एलोकेशन किए हैं वो इंक्रीज ही किए हैं, बट दैट इंक्रीज इज नॉट सफिशिएंट। तो जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि एट वन लेवल द बजट वॉज सपोर्टिंग द ग्रोथ, बट
macroeconomic stability needs to be restored. So there is normalization of fiscal policy, which means that revenue expenditure is being taken back to pre-pandemic level. And here the assumption is that the worst is behind us and that perhaps there will be no new waves, and if at all, they will be shorter duration and less disruptive. So government should also try to increase the revenue expenditure with the increasing capital expenditure as per the few experts. हालांकि यहाँ पर नंबर्स भी काफ़ी दिए हुए हैं कि पिछले पिछले 2021 से लेकर 2022 में कितना एलोकेशन किया, बजट एलोकेशन कितना हुआ, कितना रिवाइज्ड एलोकेशन हुआ, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. जैसे कि पिछले साल 73,000 का एलोकेशन हुआ था नरेगा पर, जो कि रिवाइज किया गया था लेटर ऑन 98,000 करोड़ बढ़ाकर दिया गया था बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड फॉर वर्क. बट येस, एक्सपर्ट्स आर स्टिल वेरी कॉशियस. दे आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट ऑन द ground. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. FM time ripe for India to go on two-track path. मंडे को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया भले ही पैंडेमिक की चपेट में रहा हो लास्ट 2 ईयर्स में, चाहे आगे आने वाले टाइम में पैंडेमिक को लेकर के चाहे जितनी भी अनसर्टनिटी हो, बट इंडिया ऐसी स्टेज पर आ चुका है, या हम बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए वो टाइम आ चुका है कि इंडिया को अब 2 ट्रैक ग्रोथ पाथ पर चलना ही पड़ेगा इफ़ इंडिया रियली वांट टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी. तो सीधे सीधे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि इट्स अ टाइम फॉर इंडिया टू गो ऑन 2 ट्रैक पाथ इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक. तो कौन कौन से ऐसे 2 पाथ है जिनके बारे में डिस्कस किया गया है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया है. पहला तो उन्होंने बोला है कि दैट इज वन इज द रेल विच इज गोइंग टू बी द मल्टी मोडल अप्रोच. अगर आपको पता हो, हमने कई बार डिस्कस भी किया, पीएम गति शक्ति. दिस इज वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम और एम्बिशियस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी इन इंडिया. से बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि बेसिकली मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, उनको कंबाइन कर दिया गया है अंडर वन एम्बिशियस प्रोग्राम दैट इज पीएम गति शक्ति. एनफ फंडिंग इंश्योर करी गई है, टाइमलाइन इंश्योर करी गई है कि विद इन पर्टिकुलर टाइमलाइन वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो जाएं. और इस पर्टिकुलर पीएम गति शक्ति में जो फोकस होगा गवर्नमेंट का, दैट विल बी मल्टी मोडल इंटीग्रेटिव अप्रोच. इट मीन्स रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दे शुड बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंटरकनेक्टिविटी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड चैलेंजेस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला जो ग्रोथ ट्रैक का पार्ट बोला है वो बोला है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रेल. रेल हेयर मीन्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड टू द मल्टी मोडल इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रैक का पार्ट बताया, जैसा कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स जनरेट होते हैं. एक तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में. कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, दैट में लीड्स टू income in the hands of public, and that eventually leads to demand, and demand may impetus the economic growth. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इमीडिएटली मार्केट में मनी पुश करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उसके लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स होते हैं, दैट आर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की ईज को इंक्रीज करता है. दैट में इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो रेल को या मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अप्रोच को गवर्नमेंट, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक ग्रोथ ट्रैक बताया है. दूसरा, what are the other tracks that involves the new opportunities such as startups, sunrise sector, transition towards the क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. पहला ट्रैक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज रिलेटेड टू मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, मल्टी इंटरकनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर.
दूसरा जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप, सनराइज सेक्टर एंड क्लीन एंड ग्रीन सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये दो ट्रैक जो हैं वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किए हैं। वी नीड टू हैव सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन सनराइज सेक्टर विच हेल्प अस टू गिव द ट्रैक्शन फॉर आवर एस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सनराइज सेक्टर क्या होते हैं। मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज स्टार्टअप्स, व्हाट इज क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, सबको पता होगा। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है सनराइज सेक्टर कौन कौन से हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जहाँ पर ये डिस्कस किया था कि इंडिया को चाइना का जो ग्रोथ ट्रैक है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने जिस जिस सेक्टर में ग्रोथ को अपने डेवलप करके ग्रोथ करी है, वो सेक्टर या वो इंडस्ट्री जो है वो अब एक्चुअली सनसेट इंडस्ट्री या सनसेट सेक्टर हो गए हैं, वो अब उनकी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। देयर आर न्यू सेक्टर विच आर एक्चुअली इमर्जिंग एंड हैज़ अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। तो इंडिया को जो अपना ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उन नए सनराइज न्यू सेक्टर्स पर रखना चाहिए जिनका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द चाइनाज ग्रोथ पॉलिसी, India should develop its own growth policy based on new potential and sunrise sector. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ दीज सनराइज सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्री, कौन कौन से सेक्टर्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट सनराइज सेक्टर में भी है, जिससे कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उनको ट्रैक मिलेगा। दैट्स काइंड ऑफ न्यू इंडिया विच इज़ गेटिंग बिल्ड अप एंड विच लुक्स फॉर द गवर्नमेंट टू बी द फैसिलिटेटर रादर देन इंटरवेंशनलिस्ट। और रिसेंटली इंडिया ने 3rd पोजीशन भी गेन करी है स्टार्टअप्स के जो रैंकिंग है उसमें, हमने डिस्कस भी किया था। और इंडिया से पहले केवल 2 कंट्री हैं, यूएस और चाइना। तो इसी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 ट्रैक पर इंडिया की ग्रोथ को रिलाई करने के लिए बोला है। प्राइवेट सेक्टर नॉट टू मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर किक स्टार्टिंग its investment into these 2 tracks. One is infrastructure that is related to the interconnectivity and multimodal approach. Second is sunrise startups and clean and green energy sector. और जिस तरह से जो एजेंसीज हैं, रिसर्च बेस्ड एजेंसीज, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रही हैं और ये कह रही है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन टू अपकमिंग नेक्स्ट 2 years. So this is the opportunity even for the private companies as well to go for investment, expand their capacity, build new capacity, and government is working as a facilitator. Government ने corporate tax भी reduce कर दिए हैं। Government जिस तरह से support tax holidays, tax exemptions जो भी provide कर सकता है government वो provide कर रही है। तो private sector के लिए opportunity है कि वो as a team काम करे government के साथ मिल करके और इंडिया को इन दोनों ही ग्रोथ ट्रैक से ले जाते हुए एक डेवलप्ड इकोनॉमी के फॉर्म में आगे फ्यूचर में लाए। तो जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक पोस्ट बजट इंटरैक्शन मीटिंग में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इन 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 ट्रैक के बारे में डिस्कस किया, जहां प्राइवेट सेक्टर को क्लियरली इंडिकेशन दिया गया है कि गवर्नमेंट इज ऑल रेडी टू सपोर्ट यू, देयर इज अ टाइम फॉर यू टू इन्वेस्टमेंट, टू एक्सपेंड योर कैपेसिटी, टू बिल्ड न्यू कैपेसिटी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। एसबीआई योनो लीड्स न्यू बैंकिंग क्लब विद 54 million active users per month. So neobanks, purely digital banks with no physical presence. तो ऐसे बैंक्स को हम बोलते हैं नियो बैंक। एक नया क्लब हो रहा है जहाँ पर जो बैंक्स हैं वो टोटली डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं with least physical presence. Zero तो नहीं कह सकते, with least physical presence. Now these types of banks are catching the fancy of Indian consumers and some consumers are actually attracting towards these digital banks. And some of them have already making the waves globally. अगर बात करें यूजर्स की तो with 54 million monthly active users, SBI Yono has hit a number in 1 slot in global list. ग्लोबल लिस्ट जो टॉप न्यू बैंक्स की आई है उसमें एसबीआई के योनो ने नंबर 1 पोजीशन गेन करी है अक्रॉस द ग्लोब विद द ग्रोथ ऑफ ओवर 35% मंथली एक्टिव यूजर्स। इन शॉर्ट वी कॉल इट MAU, मंथली एक्टिव यूजर्स इन financial or calendar year 2021 according to the latest data by app
एनी। तो एसबीआई के योनो ने नंबर 1 पोजीशन होल्ड करी है। इट्स नियरेस्ट राइवल दैट इज न्यू बैंक, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक कंपनी इन लैटिन अमेरिका, विच वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली $41 बिलियन, इज इन द सेकेंड स्पॉट। तो एसबीआई के बाद न्यू बैंक जो कि लैटिन अमेरिका से बिलोंग करता है वो सेकेंड पोजीशन पे है। अनलाइक एसबीआई विच इज ट्रेडिशनल बैंक विच नाउ हैज अ डिजिटल ऑफरिंग। तो कैन यू इमेजिन कि एसबीआई जो है एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह काम कर रहा था, बट नाउ दे आर कन्वर्टिंग themselves into this club, they are emerging as neo bank। तो जो उनका योनो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू एसबीआई ने ये टारगेट अचीव किया, मैं बोल सकते हैं ये स्पॉट अचीव किया है। और अगर एसबीआई के असेसमेंट पर जाएं तो योनो का जो वैल्यूएशन है दैट इज अराउंड $40 बिलियन है, बट एनालिस्ट से दैट it would have surpassed or hit over approximately $50 billion in financial year 21। हालांकि जो अभी वैल्यूएशन एसबीआई के असेसमेंट के वैल्यूएशन पे जाएं तो $40 बिलियन का असेसमेंट या वैल्यूएशन हो रहा है योनो का, बट जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन से ज़्यादा है। और इसको देखते हुए स्टेट बैंक जो है वो प्लान कर रहा है कि योनो को एक सुपर ऐप की तरह पोजीशन किया जाए मार्केट में फॉर इंटायर रेंजेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम एसबीआई योनो ऐप का अनदर वर्जन देखें तो जो कि योनो लाइट के फॉर्म में यूज़र्स यूज़ करते हैं, उसमें भी कई सारे जो मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं, और वो भी 4th पोजीशन पे है इन द ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर विद 80 मिलियन MAUs when this is added to SBI Yono's 54 million MAU, the total comes to 73 million। तो अगर दोनों के यूजर्स को ऐड कर दिया जाए योनो लाइट और योनो के, तो इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 73 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स योनो हैव, and this account for over half of the total MOU globally of top 5 प्लेयर्स। तो जो टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली, जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं इन न्यू बैंक स्पेस, उसका आधा केवल एसबीआई के पास ही है योनो के फॉर्म में। सो करंटली देयर इज नो रेगुलेशन अलाउइंग द सेटिंग अप द प्योरली डिजिटल बैंक। अभी फिलहाल के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, एंड दीज टाइप्स ऑफ न्यू बैंक्स आर एक्चुअली ऑफरिंग सेविंग अकाउंट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, फॉरेक्स, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अप्रॉक्सीमेटली सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही। इवन कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल बैंक्स भी हैं जो कि पार्टनरिंग कर रहे हैं डिफरेंट फिनटेक कंपनीज के साथ में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज और इन ऑर्डर टू बी द नियो बैंक। सो एक नई तरीके की वेव जनरेट हो रही है, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिसरप्ट करने वाली है। सो दीज आर द लेंडर्स टॉप ग्लोबल न्यू बैंक्स। योनो एसबीआई नंबर 1 पोजीशन पर है विथ 54 मिलियन MAU। हालांकि अगर इसमें योनो लाइट को ऐड कर दिया जाए इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 74। न्यू बैंक जो कि लैटिन अमेरिका से बिलोंग करता है 37.7, पिकपेट इज 3rd, योनो लाइट is in 4th position, and Revolt is in 5th position. So India's independent neobank, Jupiter, Open, Freo, Slice and Neo. So all these are the India's independent neobank in terms of their valuation, in terms of their money raising exercise. तो ये बैंक जो हैं वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के सामने एक नया चैलेंज प्रपोज कर रहे हैं। हालांकि जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं दे आर नाउ पार्टनरिंग विद दीज इंस्टीट्यूशन, और एसबीआई ने उसके लिए एक बहुत आइडियल मॉडल प्रेजेंट किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। इट इज बेसिकली द ओपिनियन और द एडिटोरियल बाय तमिल बंदोपाध्याय। द आर्टिकल इज ऑल अबाउट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ normalization process by our central bank. So let's see what is the article all about. It's time to formalize the normalization process. तो अगर बात करें इस आर्टिकल की, डेफिनेटली वन लाइन बाय लाइन आई कैन नॉट डिस्कस है, ओवरऑल जिस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल में। बेसिकली यहाँ पर बजट के बाद से जो इंडिया की ग्रॉस बोरोइंग लिमिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। एज पर द रीसेंट बजट, ग्रॉस बोरोइंग लिमिट इन फाइनेंशियल ईयर 23 इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 14.95 ट्रिलियन, एंड दैट इज अ हिस्टोरिक हाई। करंट ईयर की बात करें तो जो ग्रॉस बोरोइंग रही हैं वो 11.65 ट्रिलियन की रही हैं, and net borrowing after redemption next year will be 11.186 trillion versus the current year revised budget estimates
of 9.348 trillion. It is again a historic high, and there will be borrowing by the state government as well. This data is all about the central government. इसके अलावा states government भी borrow करेंगे, and state fiscal deficit will rise approximately 4% from 3.5% एज ऑफ नाउ। तो नेक्स्ट ईयर तक जो स्टेट्स फिजिकल डेफिसिट है वो 4% के लेवल तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी 3.5% है एज पर द रीसेंट डेटा। एंड गोइंग बाय द नॉर्म्स, डेफिनेटली बैंक्स नीड टू इन्वेस्ट जस्ट 18% ऑफ देयर NDTL, a loose proximity of deposit in government bonds. So as per the recent norms, अगर जो current norms की बात करी जाए तो NDTL क्या केवल और केवल 18% ही बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के फॉर्म में रखना पड़ता है एज पर द करंट नॉर्म्स। माइंडेड स्टूडेंट, यहाँ पर एक की पॉइंट आपको जानने की जरूरत है। दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इनटू दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हम कह सकते हैं डिपॉजिट्स बाय बैंक इनटू दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन अदर वर्ड्स जी सिक्योरिटी, आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग। और आरबीआई ऑक्शन करता है, आई होप दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स मस्ट बी नोइंग कि जो जिस सिक्योरिटी का ऑक्शन है वो आरबीआई करता है, और बैंक्स के लिए कुछ सर्टन परसेंटेज मैंडेट होता है कि अपना कुछ एनटीडीएल का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखें। डेफिनेटली उसमें उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू 18% जो वैल्यू अभी करंटली है, जो थ्रेशोल्ड है, इसको वेरी करके जो आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा मेंटेन करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कमर्शियल बैंक्स का जो शेयर्स है in the stock of government bond is approximately 37.82% as of September 21, and the next big bond buyers were the insurance companies जो कि 24.8% का शेयर होल्ड करती हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट में। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जी सिक्योरिटीज़ का 37% बैंक्स के पास है, 24% अप्रॉक्सीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग केवल और केवल 1.81% है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रेगुलेशन। एंड द बजट साइलेंट ऑन गेटिंग इंडिया इनटू द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था बजट के सेशन में कि इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, जो इंडिया की जी सिक्योरिटीज़ हैं ग्लोबल, उनको ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में लिस्ट करने के लिए, जैसा कि जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस बजट में गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स को इजी करेगी, कुछ नए प्रोविजंस लेकर आएगी फॉर लिस्टिंग ऑफ इंडियन बॉन्ड्स इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस। लेकिन बजट जो था इस पर्टिकुलर इशू पर साइलेंट था, कोई अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर इशू पर नहीं हुई। एंड एज द बजट इज साइलेंट ऑन गेटिंग इंडिया इनटू द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस विच वुड हैव इनकरेज द इन्वेस्टर्स टू बाय मोर इंडियन पेपर्स, जो कि फिलहाल के लिए नहीं होने वाला। इट मीन्स जो इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उसमें फिलहाल के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू ह्यूज नंबर। व्हाई? क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंडेक्सिंग नहीं है, तो इन्वेस्टर्स आर लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट द इंडियाज बॉन्ड पेपर्स, और इसीलिए स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत कम एक्सपोजर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट सेट किया है 14.95 ट्रिलियन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उसको देखते हुए और करंट एक्सपोजर बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपोजर है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसको देखते हुए इट बिकम वेरी चैलेंजिंग, और इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर आरबीआई टू एक्चुअली रेज दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन करना और इतने अमाउंट का लोन या फंड रेज करना विद लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज आरबीआई। और जिस तरह से जो ईल्ड रेट है, वो जो 10 इयर्स के जो बॉन्ड है उनकी ईल्ड रेट 6.8 का मार्क क्रॉस कर गई थी जब बजट प्रेजेंट हुआ था उसके बाद से, और इस तरह से गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं 6.68% तक, जो कि लास्ट yield rate रहा 10 years के बॉन्ड का। And recently RBI has cancelled the auctions of 2 bonds, the last before the MPC meeting, जो कि 8 से 10 फरवरी को होनी है, यानी आज से शुरू होगी और आगे 10 फरवरी तक चलेगी एमपीसी की मीटिंग। और इससे जस्ट पहले आरबीआई ने अभी रिसेंटली ऑक्शनिंग कैंसिल करी है, 2 बॉन्ड्स ऑक्शंस जो हैं वो कैंसिल किए हैं। और जिसकी वजह से जो
10 साल के जो बॉन्ड हैं उनकी यील्ड रेट 6.88 तक पहुंच गई है। मीनवाइल द ओवरनाइट कॉल रेट्स की अगर हम बात करें तो ओवरनाइट कॉल मनी रेट हैज़ ऑल्सो सर्ज टू 4.5% in the recent past, and 1 year overnight index swap as indicator of trajectory of overnight money over the next 1 year rose from 3.77 to 4.51% एज ऑफ नाउ। तो अगर हम इस डेटा को याद ना करें, ओवरऑल समझे तो मोस्ट ऑफ द जो यील्ड रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। सो विल द आरबीआई स्पेंड इट्स टाइम एंड एनर्जी थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर टू मैनेज द यील्ड बाय कैंसलिंग द ऑक्शन और थ्रू अदर एम्यूनेशन इन इट्स आर्सेनल, जैसे कि बॉन्ड परचेस अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट भी गवर्नमेंट आरबीआई कर सकते हैं। आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ शॉर्ट टर्म्स में क्या होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट इज बेसिकली buying long-term papers while selling the short tenure bonds to keep the borrowing cost down by RBI। जब RBI लॉन्ग टर्म पेपर्स को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदती है और शॉर्ट टर्म्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको बेचती है, उसका सिर्फ इतना पर्पस होता है कि लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे मार्केट में, ना कम हो ना ज़्यादा हो, जितनी है उतनी ही रहे। बट यस, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यील्ड रेट है, वो डाउन हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो। तो इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट पर जाती है। तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं आरबीआई के पास। बॉन्ड का जो ऑप्शन है उसको कैंसिल करने के अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं आरबीआई के पास, जस्ट लाइक ऑपरेशन ट्विस्ट फॉर कंट्रोलिंग द यील्ड रेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बट इन सब के बावजूद जो मिस्टर तमिल बंदोपाध्याय हैं उनका एक कहना है, देयर इज अ टाइम फॉर द आरबीआई टू फॉर्मली गो फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जो मीटिंग चल रही है एमपीसी की, उसमें हालांकि लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना किया जाए, एकोमोडेटिव इंस्टांस लेकर ही आरबीआई चल सकती है। बट यस, इट्स अ टाइम फॉर नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपने लिए एम्बिशियस टारगेट रखे हैं, इट्स टाइम टू चेंज द नैरेटिव and formalize the normalization process, as government has set a very ambitious target for borrowing. So indeed VRR has raised the rate, but yes, it creates uncertainty because size and tenure of such auctions are actually not uniform. कब RBI जाएगी ऑक्शंस के लिए थ्रू VRR, ये भी क्लैरिटी नहीं होती। कितने साइज का VRR होगा, इस पर भी क्लैरिटी नहीं होती। So that is why it's a high time for the RBI into this MPC. They should change the narrative and formalize the normalization process, absorb the excess लिक्विडिटी। हालांकि इस बात को क्लियरली मेंशन किया है मिस्टर तमिल बंदोपाध्याय ने कि एकोमोडेटिव इंस्टांस जो है वो अभी भी मेंटेन रहना चाहिए टिल द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट सिक्योर। तो अभी टाइटनिंग के लिए ना जाए, लिक्विडिटी टाइटनिंग पर ना जाए आरबीआई बहुत ज़्यादा। फ्यूचर में इस चीज़ को देखा जा सकता है एज पर द डेटा, एज पर द इंफॉर्मेशन। बट फॉर नाउ रिवर्स रेपो रेट शुड बी हाइक्ड बाई एटलीस्ट 20 BPS। और इवन कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि रिवर्स रेपो रेट से टिंकरिंग करना अभी फ़िलहाल आरबीआई या एमपीसी की रेमिट में नहीं है। आरबीआई कैन डू आउटसाइड द पॉलिसी एनी टाइम व्हेन एवर इट वांट्स। बट येस, अगर आरबीआई ने इस एमपीसी कमेटी में अपने नैरेटिव्स चेंज नहीं किए, अगर पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन या पर नहीं गई आरबीआई इस टाइम, तो फ्यूचर में आरबीआई के जो भी एक्शंस होंगे दैट शुड बी वेरी फास्टर depending on the information. So with the general election 2 years away, it will be difficult to counter the fiscal dominance if the process does not starts now, as per Mr. Tamil Bandyopadhyay। और ये भी कहना है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, जो बोरोइंग्स की जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स को रिड्यूस करना, यील्ड रेट जो है उसको मेंटेन करना, मार्केट में एनफ लिक्विडिटी इंश्योर करना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इस बार आरबीआई के गवर्नर को फेस करने पड़ेंगे। एंड मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज एज ऑफ नाउ
than managing the monetary policy, particularly where the headrooms on inflation vis-a-vis target is very limited. Inflation जो ये जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यील्ड रेट बढ़ रहा है, आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा स्पेस या मार्जिन अवेलेबल नहीं है. सो एज पर मिस्टर बंदोपाध्याय, दिस इज गोइंग टू बी द चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर आरबीआई गवर्नर. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज टिप्स. रेट हाइक fears crude oil prices spooked these trades. So India's benchmark indices fell for third straight session. तीसरे सेशन में फिर से कंटिन्यूसली फॉल देखा गया है. उसका रीज़न कल हमने डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया था और हमने कहा था कि 95 बैरल तक जाएंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस. उसके बाद से एक अनसर्टनिटी डेवलप हुई है और इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं, एंड दैट ट्रिगर्स द रिस्क ऑफ बेट्स एंड सेलिंग देखने को मिला. इसके अलावा एक और फैक्टर्स है जो कि बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस में, एंड दैट इज द बॉन्ड यील्ड. जिस तरह से आरबीआई ने रिसेंटली 2 ऑक्शंस कैंसिल किए, उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.88% तक पहुंच गई है फॉर 10 ईयर्स बॉन्ड. इसकी वजह से भी जो इंडाइसेस हैं वहाँ पर हमें सेल देखने को मिला, एंड मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड वीक, बट इंडिया वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन एशिया. क्रूड ऑयल की वजह से इम्पैक्ट जो इंटरनेशनल फैक्टर है, इसका इम्पैक्ट सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज पर पड़ा, लेकिन इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला. इंडिया वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन एशिया. यूरोपियन मार्केट फेल ओवर 2% फॉलोइंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक सरप्राइजिंगली हॉकिश टर्न. और इंडिया का जो सेंसेक्स है वो 2.3% तक फॉल किया. यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी में देखने को मिला. निफ्टी में 1.73% का फॉल देखने को मिला आफ्टर दिस सेशन. जो हमारे सेक्टोरल लूजर्स हैं, तो आईटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी एंड एफएमसीजी वर द टॉप सेक्टर्स दैट हैव लूजन. अगर बेस्ट सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, बैंकेक्स, oil and gas were the top performers, sectoral performance into this rally. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. TCS backs e-passport mandate from MEA. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक डील करने जा रही है, डील की है, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है. इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की डिलीवरी होगी. The deal is in addition to the second phase of implementation under Passport Seva program which the company got from the ministry. और इसके तहत जो पासपोर्ट्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे TCS को, या हम कह सकते हैं TCS के थ्रू. और अगर अदर प्लेयर्स की बात करें तो थैलेस इंडिया और HP ने भी इस पर्टिकुलर डील में पार्टिसिपेट किया था, बट यस, टाटा कंसल्टेंसी हैज़ वन द बिड एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1200 करोड़. सो जुलाई अगस्त से ई पासपोर्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी इनकोडिंग के लिए, दैट विल बी TCS. तो अला कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितने की डील हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ, इस किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया है TCS ने, बट TCS विल बी इन्वॉल्व इन सर्विस डिलीवरी ऑफ ई पासपोर्ट. तो अब पैंडमिक को देखते हुए ई पासपोर्ट की फैसिलिटी लाई गई है, और जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है वो दैट विल बी TCS. अगर आपको पता हो तो इसी तरह IT इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR के लिए इन्फोसिस इज डिलीवरिंग द मेंटेनिंग द पोर्टल. ई पासपोर्ट के लिए TCS. So this is nothing but a public private participation. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ब्लॉकचेन स्टार्टअप पॉलीगॉन रेज रुपीज 3.4k crore. So blockchain startup Polygon has raised approximately $150 million, around 3,400 crore at a valuation of $10 billion, and that's make it the biggest funding round in the Web3 space in India, and now it is one of the highest valuation blockchain startup in India. तो इतने अमाउंट का फंड रेज किया है एट $10 बिलियन वैल्यूएशन, और जिसके बाद से पॉलीगॉन जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी इंडिया में बन गई है, स्पेशली क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के स्पेस में. द फंडिंग वाज रेज थ्रू अ प्राइवेट सेल ऑफ इट्स नेटिव मैटिक टोकन इन अ फंडिंग राउंड दैट वाज लेड बाय एस कैपिटल इंडिया with the participation from SoftBank, Tiger Global and many other private equity or private venture capitalists. Those who are not knowing this, Polygon is an Ethereum scaling platform that enables a developer to build a scalable
decentralized application with low transaction fee without sacrificing on the security. It is generally working in a crypto and blockchain space, and that is enough for you to know about Polygon. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.